बाबू सुनो मेरे लाल, तो ये सर हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग अगर एंटासिड, जो लोग बहुत गैस की दवा खाते हैं उनके लिए भी दिक्कत है। बहुत ज्यादा गैस की दवा नहीं खानी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा गैस की दवा खा रहे हैं, मतलब गैस को खत्म करने के लिए, गैस को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा दवा अगर आप खा रहे हैं, तो उससे भी दिक्कत है। पता कैसे? आपको पता है कि आपके अंदर ऑलरेडी साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया तो कई होते हैं, मैं इसकी पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। आपके अंदर साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया मौजूद होता है ऑलरेडी, जो टाइफाइड कॉज करता है। जब उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है, जब उसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो आपको टाइफाइड कॉज कर देता है। वरना वो लेस अमाउंट तो हमेशा रहता है, पड़ा रहता है। अब कैसे इसकी संख्या बढ़ती क्यों नहीं है? बैक्टीरिया तो हर 20 में डिवाइड कर लेता है, संख्या क्यों नहीं बढ़ती इसकी? इसकी संख्या इसलिए बढ़ती क्योंकि हमारे अंदर जो HCl है बेटा, वो HCl बार बार इनको मारता रहेगा, इनको मारता रहेगा। जैसे ये ग्रोथ करेंगे, इनकी संख्या बराबर कर देगा। जैसे कि फीमेल की वेजाइना में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, जल्दी से बताओ। फीमेल की वेजाइना में कौन सा बैक्टीरिया होता है? कोई बता सकता है? मैं पढ़ाया हूं ऐसे कुछ बच्चों को, लेकिन फिर भी बताओ, फीमेल की वेजाइना में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस वहां पे बैक्टीरिया जो है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लेकिन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की संख्या नहीं बढ़ती है। इसलिए फीमेल की वेजाइना जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, एसिडिटी होती है वहां पर ज्यादा। इसीलिए कहते हैं ना, वहां न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये सब बातें बात की है। तो मेरा ये कहना है, तो जो फीमेल की वेजाइना में लैक्टोबैसिलस होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बनाते हैं। ग्लाइकोजन से क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड। लेकिन उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ पाती है? उनकी संख्या इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि यही एसिड जब बढ़ने लगते, लैक्टिक ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बढ़ाएंगे, और यही लैक्टिक एसिड जब ज्यादा हो जाएगा, यही लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस को मारना शुरू कर देगा। सुनो, खुद ही अपना ही जहर अपने को मार रहा है। कैसे? कैसे मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ईस्ट पॉइजनिंग का नाम सुना होगा, ईस्ट पॉइजन पक्का पक्का सुना होगा तुम लोगों ने, इतना तो सुना होगा, ईस्ट पॉइजन। तो ईस्ट पॉइजनिंग कब होती है? ईस्ट पॉइजनिंग, हाँ, 13%। जब अल्कोहल मान लीजिए ईस्ट अल्कोहल बना रही है, जब अल्कोहल का परसेंटेज 13% से ज्यादा होने लगता है, तो ईस्ट के लिए खतरा हो सकता है। वैसे ही है, वैसे यहाँ पर आपको समझना क्या है, हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं, समझाने क्या चाह रहे हैं। हाँ, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट, कि अगर कोई एक नोट बना लो, नोट यहाँ पे लिख लो, 500 की नोट। 500 की नोट लिख लेते हैं। क्या है? ए भाई, ये क्या हो रहा है? आलिया, ये तो तुम्हारे जैसा हो रहा है, हटो बेटा, इसको कम करो। नोट, नोट में क्या लिखेंगे बेटा हम, कि अगर कोई बंदा लगातार एंटासिड ले रहा है, तो लिखना, वो पीपल या पर्सन, वो पर्सन जो कि टेक, क्या बेटा, क्या टेक करते हैं? टेक एंटासिड रेगुलरली। आज के बाद याद रखना, अपने घरों बता देना कि ज्यादा नहीं लेना है, रेगुलरली। जो एंटासिड रेगुलरली लेते हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, मोर ससेप्टेबल किसके प्रति बेटा? टू टाइफाइड। क्यों? क्योंकि वो एंटासिड लेंगे तो एसिड उनके अंदर कम प्रोड्यूस होने लगेगा, और जब एसिड कम प्रोड्यूस होते हैं, साल्मोनेला टाइफी जो है ये ग्रोथ करने लगते हैं और टाइफाइड हो जाता है उनको। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं सर, कि ये बताइए कि हमारे बॉडी में कौन कौन सा इम्यून सिस्टम है। तो हेडिंग पढ़ने जा रही है, इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। यहां से समझना मुरना में अंशुकता, इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम। आओ चलो समझते हैं, सुनो। तो भैया, ये बात हम लिखवा चुके थे, हमने कहा था ये लिखवा दिए हैं, लेकिन हम आगे बढ़ गए थे, ये बात लिखवाए हैं कि इम्यून सिस्टम लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, टिश्यू भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल जैसे कि एंटीबॉडी, ये सब के सब हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे आज लिम्फॉइड ऑर्गन किसे कहते हैं। इम्यून सिस्टम में पहले हम पढ़ेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है बच्चे, ए बेटा, ए लाल, जल्दी जल्दी पढ़ डालो। लिम्फॉइड ऑर्गन सर क्या है? सर
यहां पर लिम्फोसाइट का सर यहां पर लिम्फोसाइट का क्या होता है, दो चीज होती है, मैचुरेशन, मैच्योर होना, परिपक्व होना, एंड प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का सही मतलब यह है कि ये मल्टीप्लाई करके फैल जाना, डिवाइड करके फैल जाना, प्रोलिफरेशन। यहां पर दो चीजें होती है बेटा, लिम्फॉइड ऑर्गन में मैचुरेशन होता है और प्रोलिफरेशन का मतलब होता है उनकी संख्या बढ़ जाना, मतलब फैल जाना, डिवाइड करके संख्या फैला देना, तो बढ़ाना, संख्या बढ़ाना, उन्हें यहाँ पर लिम्फोसाइट का मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन गुरुजी, ए भाई सुनो ना, लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरह के होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन टू टाइप्स के होते हैं सर, टू टाइप्स के होते हैं सर। पहला टाइप्स है सर, टू टाइप्स के होते हैं। पहला कौन कौन से? एक होता है, एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है सर, समझ गए इतनी बात सर। आप गाना क्यों 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 गा रहे हैं सर, हम समझ गए कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है। लेकिन कुछ सेंसिटिव बातें हैं जो आपको याद रखनी है, आपको समझनी है। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है ना बेटा, उनका एग्जाम्पल तो पहले अपने दिमाग में, अपने खोपड़ी में उतार लो, और वो है भाई साहब बोन मैरो। सुनो ना वो है भाई साहब बोन मैरो, हाँ, और सुनो, और दूसरा है थाइमस, थाइमस। ठीक है सर, समझ गए सर। बोन मैरो, थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है सर। लेकिन एक बात बताइए, ये होता क्या है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन? बोन मैरो, थाइमस तो मानते हैं, लेकिन है क्या बोन मैरो, लिम्फॉइड, ये चीजें तो आओ समझे। सुनो, बहुत कायदे सुनना। पहले तो ये समझते हैं कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां पर इमैच्योर लिम्फोसाइट को, इमैच्योर लिम्फोसाइट मतलब वो लिम्फोसाइट जो अभी जमा नहीं हुए हैं, जो अभी दुनिया को नहीं समझ रहे हैं, जो उनको तमीज नहीं है कि कौन एंटीजन और कौन नहीं है। ठीक है, वो हर किसी को या तो दुश्मन मान सकते हैं या दोस्त, लेकिन सबको दोस्त ही मानते हैं। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं वो ऑर्गन होते हैं जहां पर इमैच्योर लिम्फोसाइट को, इमैच्योर लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में खोपड़ी में बैठा लेना। मतलब यहां पे तैयार किया जाता है क्या, कि तुम्हें पहचानना है, एक्शन नहीं लेना है, एक्शन नहीं, तुम्हें पहचानना है कि ये जो चीज आ रही है खाना है। हाँ, भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो तुम्हें मतलब इनको पहचानना है कि खाना अगर खा रहे हो वो भी तो बाहर है, वो भी एंटीजन हो सकता है, क्योंकि खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होती है। और इनको ये भी पहचानना है कि नहीं 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 नहीं, ये एंटीजन है वो एंटीजन नहीं है, ये एंटीजन है वो एंटीजन नहीं है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। तो चलिए आप देखते हैं क्या समझना क्या है। तो सुनो भैया, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां पर इमेच्योर इमेच्योर लिम्फोसाइट, इमेच्योर लिम्फोसाइट सर डिफरेंशिएट होते हैं। वो तो होने दो, डिफरेंशिएट होने दो, डिफरेंशिएट, लेकिन लेकिन डिफरेंशिएट किसमें? अबे किसमें? एंटीजन, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बनाया जाता है। मतलब आपको पहचानना है कि कौन एंटीजन है कौन नहीं, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लिम्फोसाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है सर, हम समझ गए सर, हम समझ गए सर कि क्या मतलब है ये। आ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस पेज में क्या क्या था कि वो शख्स जो एंटासिड ज्यादा लेते हैं या रेगुलर लेते हैं, मतलब कितने साल तक, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल से ज्यादा ले रहे हैं, 5 साल से 4-5 साल से ज्यादा ले रहे हैं, उनमें ना टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा है। और ऐसा नहीं कि जैसे 5-6 साल से, हम तो 10 साल से ले रहे हैं, 10 साल का मतलब ये हुआ
जैसे महीने में 1-2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, 4 बार ले लिया, या कभी ऐसा हो महीने में कोई 1 महीने तक आपको कोई ट्रीटमेंट चला, उसमें चल गया, फिर आपने 2-3 महीने ब्रेक कर, तब नहीं होता है, तब नहीं, ऐसा ठीक। तो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में सर क्या होता है, हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम लिम्फोइड ऑर्गन मेन है। लिम्फोइड ऑर्गन सर क्या होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां पे लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन होता है। सर लिम्फोइड ऑर्गन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जांपल है बोन मैरो और थाइमस। और फिर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में इमैच्योर लिम्फोसाइट जो अभी जस्ट बने हैं उनको तैयार किया जाता है, सेम मतलब लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, यानी एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बनाया जाता है। कह दो, कह दो अपनी जुबान से कि सर आ गया समझ में, कह दो कि सर आ गया समझ में। नहीं कहोगे तो हम रटते रहेंगे। हाँ, जल्दी जवाब दे दिया करो, नहीं आया तो पूछो आ गया, वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे च, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये भाई साहब जो है ना हमारे, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक, ये इसको यहाँ लगाते हैं, सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट पेज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए सुनो तब नेक्स्ट पेज पर। हाँ भैया, तो पहले जो है आप एक बात करते हैं, पहले एक बात बताइए कि बोन मैरो की बात करते हैं, बोन मैरो की बात करते हैं। ये मेन लिम्फोइड ऑर्गन है बेटा, याद रखियो, ये मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, याद रखियो, मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। तो बी और टी लिम्फोसाइट बनते कहां, आगे सवाल मैंने कुछ नहीं, बनते कहां, बी और टी दोनों बनते हैं बोन मैरो में। बी एंड टी, बी एंड टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट बनते तो है, प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, लेकिन 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 बोन मैरो, बोन मैरो, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है, सॉरी हाँ बी लिम्फोसाइट है, वो बनता भी है बोन मैरो में एंड मैच्योर इन बोन मैरो। समझना कायदे से, मतलब बी लिम्फोसाइट बनता भी बोन मैरो में है और बी लिम्फोसाइट मैच्योर भी बोन मैरो में होता है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है वो बनता तो बोन मैरो में है, बनता तो बोन मैरो में है, बट मैच्योर इन थाइमस, थाइमस ग्लैंड, है ना। ये बात याद रखना कि कौन कहां बन रहा है, कहां मैच्योर हो रहा है, कैसे हो रही है कहानी। तो बी लिम्फोसाइट बनता भी है। अब बी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कोई बताएगा, है कोई मर्द का बच्चा, बी का मतलब क्या है, बी का फुल फॉर्म क्या है, सुनो ना, बर्सा ऑफ फैब्रिका या फैब्रिकस। बी का मतलब यहाँ बोन मैरो नहीं है, यही तो खोपड़ी में बैठाना है। बी का मतलब यहाँ पर है बर्सा ऑफ फैब्रिकस या फैब्रिका, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, फैब्रिकस। कहा क्या होता है ये
लिम्फॉइड टिश्यू है, सुनो, ये लिम्फॉइड टिश्यू है, बर्सा फैब्रिकस लिम्फॉइड टिश्यू है। कहां कहां कहां? इन क्लोएका। क्लोएका, अबे क्लोएका समझते हो ना, जो बर्ड्स में पाई जाती है, एक ऐसा छेद जो रिप्रोडक्शन का भी छेद हो, जो यूरिन का भी छेद हो, जो अंडे भी वहीं से देते हो, जो फिर यूरिनेशन भी वही हो, सब कुछ एक ही छेद से हो रहा है, उसे बोलते हैं क्लोएका। तो क्लोएका में जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है उसे बोलते हैं बर्सा फैब्रिकस, और ये पाया जाता है बर्ड्स में, ये बात आपको पता है, ये बर्ड्स की खासियत है। तो बी का मतलब यहाँ पे बर्सा फैब्रिकस है, लेकिन टी का मतलब थाइमस है, लेकिन टी का मतलब थाइमस है, ठीक है। तो यहां तक आपको बोन मैरो और ये समझ में आ गया होगा कि मेन कौन है। तो सुनो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोन मैरो के अलावा नेक्स्ट पॉइंट और क्या हमें समझना है। सुनो, अब यहां पर हमें टी समझना है, टी मतलब टी मतलब थाइमस, सॉरी यार, थाइमस समझना है, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। बाकी यहाँ बोन मैरो हम नहीं बता रहे हैं, बोन मैरो की डिटेल नहीं बताने जा रहे हैं कि येलो बोन मैरो है कि रेड बोन मैरो है, येलो बोन मैरो में क्या बनता है, रेड बोन मैरो में क्या होता है, कहाँ पे फैट स्टोर होती है, कहाँ, ये सब नहीं बताना, ये यहाँ पे नहीं बताना बेटा। थाइमस ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है, इसकी लोकेशन नियर द हार्ट, दिल के करीब, नियर द हार्ट, दिल के करीब, तुम्हारे एनसीईआरटी कहती है। एंड बीनीथ बीनीथ द बीनीथ द बीनीथ द, जानते किसके, स्टर्नम, स्टर्नम के बीनीथ, ये खोपड़ी में बैठा लेना थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड के बारे में जो जो बातें आज हमें बताने जा रहा हूं, शायद ही आपको पता है या पता भी होगा, इनको बोलते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, इनको बोलते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, थाइमस ग्लैंड को बोलते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। थाइमस ग्लैंड को एक और नाम से, एक और लक़ब दिया जाता है, एक और नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट। ये सब दिमाग में रखना है थाइमस ग्लैंड के बारे में। कोई सवाल देख ले प्यारे बच्चों, कोई सवाल है। अंडर द स्टर्नम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द इम्यून सिस्टम, हाँ भाई, लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम वही बात है, जहां जहां क्लोएका होगा वहां वहां होगा बेटा, लेकिन बर्ड्स में ज्यादा देखा देखा गया है। पूरा पूरा पिला नहीं, कल कल शाम में जाएगा, रात में अभी चाय बनी है, अभी चाय बना लो क्या, चलिए। टी टी का मतलब थाइमस, टी का मतलब थाइमस, ठीक है। हाँ बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। थाइमस ग्लैंड में सुनो, थाइमस ग्लैंड के बारे में एक बातें कही जाती है, याद रखना, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी और ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट कहा जा रहा है। थाइमस वो जगह है जहां पर टी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है, दोबारा तो नहीं लिखवाना चाहिए था लेकिन लिखवाना पड़ रहा है, टी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है। तो थाइमस ग्लैंड, टी लिम्फोसाइट, और तुम्हें पता है कि थाइमस ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है, जब आप पैदा होते हो तो उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, फिर एडल्ट एडल्ट होते हो तो साइज थोड़ा और बढ़ता है। एडल्ट का मतलब होता है कि जब टीनेज में जाते हो आप, तो जब टीनेज में जाते हो तो उसका साइज थोड़ा और बढ़ता है, पैदा होने के बाद साइज रहता है, बढ़ने के थोड़ा सा बड़े होने के बाद और बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है। लेकिन एनसीईआरटी ने गड़बड़ी जो करी है, हाँ मुझे पता है कुछ सवाल आ गए होंगे, देखें गड़बड़ी नहीं कर रखी है, लेकिन हाँ चलो कुछ नहीं, बाद में याद रखना, पैदा होने के बाद जब टीनेज तक जाते हैं आप, प्यूबर्टी तक जाते हैं, तब तक भी बढ़ता है साइज उसका, एक बात याद रखिएगा। इंसान ने सीधे ऐसा लिख दिया है कि ये पैदा पैदा होने वक्त, जब पैदा होता बच्चा तो बड़ा होता है, उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है घटती जाती है, ऐसा नहीं है, ये प्यूबर्टी तक बढ़ती है साइज, उसके बाद घटना स्टार्ट करती है बेटा, और 60-65 तक जाती है, ये ऐसी बात नहीं है 35-40, किसी 45 में कम हो जाता है तो बहुत बीमार पड़ जाता है, मर जाता है, इन 60-65, तो वो डिपेंड है कि कितना ज्यादा किस्मत हो रहा है, एक्टिव है। तो थाइमस ग्लैंड वो ग्लैंड है जो बर्थ से लेकर, जो बेटा बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, थाइमस ग्लैंड का साइज, थाइमस ग्लैंड
बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक थाइमस ग्लैंड का साइज बढ़ता है, ग्लैंड इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस बेटा, साइज इंक्रीजेस। ठीक है, इस पेज में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देख लो एक बार को कि बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड के बारे में, दो चीज के बारे में हमने जिक्र किया बेटा। ये है थाइमस ग्लैंड और ये है बोन मैरो, इन दोनों के बारे में जिक्र किया गया है। तो बोन मैरो में बनते दोनों हैं, बी और टी दोनों बनते हैं, लेकिन बी लिम्फोसाइट मैच्योर वहीं होता है, टी लिम्फोसाइट को मैच्योरेशन के लिए यहां आना आता है। अरे हाँ यार, नहीं 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 नहीं, कहां कौन आलिया? बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक थाइमस ग्लैंड का साइज बढ़ता है, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक बढ़ता है। उसके बाद प्यूबर्टी के बाद से लेकर पूरा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, प्यूबर्टी से लेकर उसके बाद ये घटने लगता है। तुम्हारे एनसीईआरटी ने ऐसे लिख दिया है कि बर्थ के वक्त का साइज बड़ा होता है, उसके बाद जैसे जैसे उम्र घटती जाती, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका साइज छोटा होता जाएगा। लेकिन हकीकत में ये है, अब ये है कि एनसीईआरटी की अगर लाइन लिखी होगी तो आपको वैसे ही मानना पड़ेगा बेटा। थाइमस ग्लैंड किन्हीं का कहना है कि ये सर घटती क्यों रहती है? एक बात बताओ, बूढ़े होने पर दांत क्यों टूटने लगते हैं? कोई बताएगा हमको? अक्सर बूढ़ा, मतलब मैंने अक्सर कहा है, सभी नहीं कहा है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर 100 लोग हैं, 100 में से 90 लोगों के आपको दांत जब बूढ़े होते हैं तो टूटने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं। क्यों? क्यों बेटा क्यों? जवाब दो। इलास्टिसिटी? क्या इलास्टिसिटी? दांत में इलास्टिसिटी आ जाती? क्यों बताओ? पता नहीं। अबे कमजोर हो जाते हो, मसूड़े नरम पड़ जाते हैं, सेल उतना काम नहीं करती। ये तो छोटी सी बात नहीं जानते हो, है? है जो सीमेंटिंग मटेरियल है अंदर जो बंद की है वो सब खत्म होने लगती है। उसी तरह तुम्हारे थाइमस ग्लैंड लड़ते 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 या थाइमस ग्लैंड को तैयार करते करते तरह तरह की बीमारियां हो रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वीक तो होगी ही ना बेटा। और तुम चाहते हो, सना यास्मीन, तुम चाहते हो कि तुम हमेशा जमा बनी रहो, तो ऐसा नहीं होता बेटा। बूढ़ा तो होना पड़ेगा, झुर्रियां तो पड़ेंगी, हंसोगे तो मुंह पे हाथ रखना पड़ेगा क्योंकि दांत नहीं होंगे। आओ आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पेज मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज। हाँ तो सर, हमको तो बात समझ आ रही है, थोड़ा थोड़ा अभी मतलब ठीक है, चल रहा है सर, चलने तो ऐसे ही। तो पॉइंट ये हुआ कि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पढ़ लिया, सॉरी प्राइमरी में बोमेरोथाइमस दोनों पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? अरे मत खींचो भैया ऐसे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? चलो हम बात करते हैं कि सिर्फ स्प्लीन थोड़ी है। आओ बात करते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जांपल पहले देखते हैं। पहले एग्जांपल वो है बेटा स्प्लीन। रटा होना चाहिए, मैं बता रहा हूं सब, वरना बारीकियां गलत करके आओ, आसान चीज गलत करके आओ तो दिक्कत हो जाएगी। लिम्फ नोड्स, जो कि हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में जगह जगह पे होता है, लिम्फ नोड्स, कॉमा टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स, कॉमा पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस। जानते कहां होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइवर्टिकुलम, पेयर्स पैचेस, डाइवर्टिकुलम, वो जो जहां पे ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन जहां घुमा होता है, मैं बता रहा हूं पेयर्स पैचेस। सुनो, पेयर्स पैचेस किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन, एसआई का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बेटा, सोचने वाली बात है, यहां पर भी होता है लेकिन इतना कोई खास रोल नहीं है इसका। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स मतलब अगर निकाल भी दोगे तो इम्यून सिस्टम में इतना ज्यादा वीक नहीं होता है कि आपको नुकसान पहुंचे जाए। सर ये सब तो ठीक है, एग्जांपल तो आप बता दें, हम मान लेते हैं कि स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, टॉन्सिल्स है, पेयर्स पैचेस हैं इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। ठीक है, ये बात तो हम मान लेते हैं सर, लेकिन ये बताइए कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता क्या है? जैसे कि आपने प्राइमरी बता दिया था कि लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन प्रोलिफरेशन होता है, तो सर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? तो सुनो, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सुनो, ये प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है
प्रोवाइड साइट, सुनना था जैसे खोपड़ी खोल के, मतलब आंख खोल के खोपड़ी में बैठा लेना, खोपड़ी खोल के शुरू में। प्रोवाइड साइट्स फॉर, प्रोवाइड साइट्स फॉर इंटरैक्शन, interaction interaction of lymphocyte with antigen। जैसे मान लो दो लोग को मिलना है, दो लोग को मिलन होना है, दो अपोजिट लोगों को मिलना है ना, लड़का और लड़की है, उनको आपस में मिलना है, तो मिलने के लिए ना उनका घर सुटेबल ना इनका घर सुटेबल है ना, प्यार का इजहार करना चाहते, तो जाहिर सी बात है उनको एक जगह जाना पड़ेगा, उस जगह का नाम है पार्क। सही मायने में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पार्क है, जहां पर एंटीजन आता है, इधर से ये पहुंच जाते हैं लिम्फोसाइट, दोनों की मुलाकातें होती है, लेकिन ये मुलाकात मैदान जंग वाली होती है, जहां पे जंग होती है, यहाँ कोई प्यार व्यार का खेल नहीं है, यहाँ पर जंग का खेल है। चलिए, और वैसे भी कहा जाता है कि इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए, पता है ना तुम लोगों को ये सब। हाँ हाँ होगी बात, एंटीबॉडी और इंटरेक्शन। तो पॉइंट हुआ क्या है, इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन, ये बात ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ये होता है। और सुनो, यहीं पर लिम्फोसाइट को हम, लिम्फोसाइट इफेक्टर सेल हो जाती है, लिम्फोसाइट बिकम इफेक्टर सेल, मतलब अब ये एक्शन की मोड में आ रही है, इफेक्टर सेल एक्शन की मोड में आती है कि भाई उसे एंटीबॉडी ये सब प्रोड्यूस करना वो एक अलग बात है, इंटरेक्शन यहाँ पर होता है। लेकिन सर हमको समझ में आ गया है कि बनते वहां पर है, मैच्योर वहां पे होते हैं, लेकिन अगर उनको इंटरेक्ट करना है, एक्शन इंटरेक्ट करना या एक्शन लेना होता है, तो उन्हें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास आना पड़ता है। किसको किसको, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मतलब जो भी काम होता है, जो एंटीबॉडी होती है बेटा प्रोड्यूस होती है, उनको यहाँ पे आना पड़ेगा, एक्शन यहाँ से होगा, एक्शन यहाँ से होगा, इंटरेक्शन यहाँ से होगा, बनेंगे वहां पे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है सर, समझ गए सर, समझ गए, आगे बढ़ो। थोड़ी सी तुम्हारी एंसाइडी यहाँ पे स्प्लीन की बात करी, जितनी तुम्हारे एंसाइडी की बात करी उतनी बात हम भी करेंगे, उससे ज्यादा हम भी बात नहीं करने वाले हैं स्प्लीन के बारे में बेटा। तो चलिए, हमारे बॉडी के अंदर जो स्प्लीन है उसके बारे में थोड़ी सी बातें एंसाइटी के मुताबिक हम भी कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत है भी नहीं। क्या है स्प्लीन, पहले तो समझते हैं स्प्लीन क्या है। स्प्लीन जो है ये एक बड़ी सी, जो तुम्हारे एंसाइटी कहती है, बीन शेप, बीन शेप, आवाज बंद नौसीन, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, लार्ज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये बीन शेप कहीं प्लांट में पढ़ते हो क्या, बीन, किडनी भी कहा जाता है, लेकिन बीन शेप कहीं प्लांट में पढ़ते हो क्या, जल्दी जवाब दो। बीन शेप तुम्हें प्लांट में कहाँ याद आ रहा है, स्टोमेटा नहीं बेटा, गार्ड सेल का, वो ज्यादा अच्छा है बेटा, स्टोमेटा नहीं कहा जाता बेटा, गार्ड सेल कहा जाता है, स्टोमेटा तो वो पोर हो गया ना, हाँ गार्ड सेल कहिए। मोनोकॉट में यानी ग्रास में गार्ड सेल का शेप क्या होता है, जल्दी से जवाब दे दो। मोनोकॉट यानी ग्रास में गार्ड सेल, डम्बेल शेप, वेरी गुड, डम्बेल शेप, वेरी गुड, डम्बेल, ठीक है। तो ये लार्ज बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है सर, या ऑर्गन होता है, ये भी कह सकते हो। और ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है, याद रखना, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन कोई पूछे तो कहना स्प्लीन के बारे में बेटा। छोटी छोटी बातें हम लोग छोड़ देते हैं अक्सर, ठीक है नहीं आता, लेकिन अगर गलती से किसी ने डाल दिया तो क्या करोगे, मान लो उन्होंने बोन मैरो और ये सब डाल दिया तो क्या करोगे। सुनना, अगर लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें, सिर्फ लिम्फोइड, तो आपको स्प्लीन डालना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि मेन या लार्जेस्ट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, तब बोन मैरो, और सेकेंडरी करके देखा है तब स्प्लीन। अगर सेकेंडरी का शब्द इस्तेमाल किया गया है या फिर सिर्फ लिम्फोइड ऑर्गन का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको स्प्लीन लगाना पड़ेगा। तो ये बारीकी आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। चलिए, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन हो गया, हाँ सर मान लेते हैं। तो सुनो दूसरी बात इसके क्या कहते हैं, स्प्लीन के अंदर क्या होता है, कंटेन्स, सर स्प्लीन के अंदर कंटेन्स, स्प्लीन समझते हो हिंदी में, तिल्ली, तिल्ली कहलाता, तिल्ली, तिला, तिल्ली, तिला नहीं कहते, तिल्ली कहते, तिहाल, तिहाल भी कहते, तिहाल, तिल्ली, तिल्ली रखो बस, खत्म है। कंटेन्स, हाँ इसके अंदर क्या होता है बेटा, कंटेन्स लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, चल जा, एंड
फैगोसाइट्स, इनके अंदर भक्षक वाली सेल और लिम्फोसाइट सेल होती है बेटा, ठीक है, स्प्लीन के अंदर। और स्प्लीन काम करता है एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड, ये फिल्टर ऑफ ब्लड भी काम करता है, फिल्टर ऑफ ब्लड, ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। फिल्टर ऑफ ब्लड कैसे? जो भी ब्लड, खासकर आरबीसी जो डेड होने वाली होती हैं, बूढ़ी हो चुकी होती है, उन्हें मरना होता है तो वो वहीं जाते हैं स्प्लीन में। अब वो बूढ़ी होने का मतलब ये हुआ, या डब्ल्यूबीसी जो बूढ़ा हो रहा है, मर रहा है, वो वहीं जा रहा है, ये भी हकीकत है। अब बूढ़े होने का मतलब ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं अपने साथ माइक्रोब्स को चिपका के लेके जा रहा है ना, उसने इतना लड़ाई कर ली है कि माइक्रोब्स को पकड़ा है और वहां पे अब मरने वाला है, मरने जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं हम लोग बेटा, एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग, कैसे? बाय ट्रैपिंग, ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कौन? स्प्लीन, ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब खून में पैदा होने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो बीमारी भी कॉज करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज करते हैं बेटा, उनको ट्रैप कर लेता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। और लिम्फ को माना जाता है, सॉरी लिम्फ कर रहे हैं, स्प्लीन को माना जाता है रिजर्वायर ऑफ, रिजर्वायर या ग्रेवयार्ड, है ना, आपने सुना होगा रिजर्वायर, जहां पे चीजें इकट्ठा होती है, या फिर इसे हम ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ग्रेव यार्ड जनरली किसका? आरबीसी का, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यहीं यहीं पे जाके सारे आरबीसी डेड होते हैं, दफन हो जाते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कितने एमएल होते हैं पता है खून? यहाँ पे बताते हैं 250 से 300, 250 से 400 एमएल, सॉरी 250 400 कहेंगे, ब्लड यहाँ पे स्टोर रहता है सिर्फ, हाँ 120 दिन के बाद, वही मतलब जब मरने वाले होते हैं, वही सुनने समझने वाली बात है। 120 डेज लाइफ स्पैन होती है आरबीसी की। पॉइंट ये है कि यहाँ पर 250 से 300 400 एमएल ब्लड यहाँ पर स्टोर रहता, हमेशा पाया जाता है। यानी यहाँ पे अगर गलती से मान लीजिए कि किसी का स्प्लीन फट गया, एक बात कह रहे हैं, या चोट लगी, किसी ने चाकू मार दिया, या फिर कोई भी हो जाए, इंजरी हो गई, यहाँ पे अगर ये फट गई, खराब हो गई, तो आपको सीरियस ब्लड की कमी हो जाएगी, सीरियस, मतलब बहुत जल्दी आपको ब्लड चाहिए, फिर एकदम से इमरजेंसी में चाहिए होता है ना, याद रखिएगा, क्योंकि एकदम से ब्लड अगर लॉस हो रहा है, बहुत दिक्कत हो जाती है। लेफ्ट साइड, अगर हम स्प्लीन की सही बात करें, तो देखो हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है बेटा, एब्डोमिन का जो रीजन है उसको 9 रीजन में बांटा गया है, एब्डोमिन को 9 हिस्सों में बांटा गया। तुम्हारे पहले एमबीबीएस के पहले साल में एनाटॉमी में ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हाइपोकॉन्ड्रियम में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम हिस्सा है स्प्लीन की लोकेशन, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, उसमें देख लेना कि कहां पर हमने बोला लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। अब हाइपोकॉन्ड्रियम के एब्डोमेन का जो ये लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर का पार्ट होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम हिस्सा। अब कैसे दिखाया हमने, ये समझ लेना, यहाँ पर पाया जाता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम यानी लेफ्ट थोड़ा सा अपर पार्ट। नेक्स्ट इसमें क्या समझना है बेटा, स्प्लीन के बारे में हमें इतना ही पढ़ाना है, यहाँ पर इतना ही पढ़ाना है, बाकी तो जहां होगी कहानी वहां चलना है, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो ये पॉइंट आपको अभी क्लियर हो गया, ये पेज भी आपको क्लियर है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सर चलो नेक्स्ट पेज पे चलो, आओ जल्दी आ जाओ सर, जल्दी जल्दी पढ़ा दो सर। तो पढ़ लो बेटा, लिम्फ नोड्स के बारे में थोड़ी सी बातें कर ले, कुछ बच्चों को पता नहीं चलता लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं सुनो, लिम्फ नोड्स ये छोटे छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, छोटे छोटे बनावटी स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कहां पर पाए जाते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, हमारे अंदर दो तरह का सिस्टम है बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीजें आती है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन भी आता है, और मतलब एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है और एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होती है। लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें लिम्फ फ्लो होते हैं, लिम्फ फ्लो होते हैं मतलब उनमें लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती हैं। उसी लिम्फेटिक वेसल्स पे जगह जगह पे लिम्फेटिक वेसल्स में जगह जगह पे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। इसमें लिम्फोसाइट बनते हैं बेटा, वही मैच्योरेशन होता है लिम्फोसाइट का। अरे सेकेंडरी है ना ये, लिम्फ नोड भी सेकेंडरी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्शन होगा, मैच्योरेशन होगा, या कह सकते हो एक्शन होगा। लिम्फ नोड्स के बारे में, ये लिम्फ नोड्स करते क्या है बेटा,
ये भी ट्रैप करते हैं, किसको? ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेंगे, फंसा लेंगे अपने अंदर, ट्रैप कर लेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या फिर जो भी एंटीजन होगा, और एंटीजन, किसी एंटीजन को ट्रैप कर लेंगे बेटा। ये ट्रैप करने के, किसमें करने के बाद, उसके बाद ये सारा काम कहां होगा? लिम्फेट, मतलब लिम्फ फ्लूइड में फिर भेज दिया जाएगा। लिम्फ फ्लूइड से फिर आपको पता है कि ब्लड से होते हुए बाहर निकल जाएगा। लिम्फेटिक वेसल पता है कैसे होता है? जैसे आपकी आर्टरी है, आर्टरी एओर्टा होता है पहले, एओर्टा को हम बोलते हैं छोटिया में करते हैं तो आर्टरी, उससे छोटा करते हैं आर्ट्रियोल्स, फिर वो जाती है कैपिलरी में, ठीक है, कैपिलरी। इसे लिम्फ को हम कहते हैं मिडिल मैन ऑफ द बॉडी, वो बाद में समझाएंगे। फिर वहां सारी गंदगी लेकर ये कैपिलरी, जानते हो किसमें आती है? वेन वेन्यूल से होती है, लेकिन पहले ये जो लिम्फ होते हैं ये जाएंगे किसमें तुम्हारे? ये तुम्हारे जाएंगे लिम्फेटिक वेसल्स में, फिर लिम्फेटिक वेसल से ये वेन में चले जाएंगे। यानी लिम्फेटिक वेसल्स हर बार वेन से जुड़ती है। लिम्फेटिक वेसल जब भी जुड़ेगी वेन से, सेल से निकली वेन में जुड़ेगी, सेल से निकली वेन में जुड़ेगी, यानी सेल से निकली वेन में जुड़ेगी। बार बार मैं कह रहा हूं कि लिम्फ सॉरी लिम्फेटिक वेसल या लिम्फ वेसल जो होती है बेटा, वो हमेशा वेन में जुड़ती है जाके। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा? प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन तो हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीजेंस। तो ठीक है, एंटीजेंस क्या होते हैं, लेकिन यहां पर एक शब्द आता है टिश्यू। तो टिश्यू में हम पढ़ेंगे, ये खत्म है। दूसरी बात, अगर तुम्हें पेयर पैचेस करना है, वहां पे लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं बेटा, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। जो तुम्हारा पेयर पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, वहां पे लिम्फोसाइट बनते हैं, वो भी अटैक करते हैं। तुम्हारा ये जो टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल्स है ना, टॉन्सिल्स के इर्द गिर्द, टॉन्सिल्स के इर्द गिर्द जो रिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? मैं पढ़ा चुका हूं, टॉन्सिल्स के इर्द गिर्द जो रिंग होती है, वॉल्डेयर्स रिंग, वेरी गुड, वॉल्डेयर रिंग। तो टॉन्सिल आपको पता है, टॉन्सिल के इर्द गिर्द जो रिंग होती है उसे वॉल्डेयर रिंग कहते हैं। ये बात आपको पता है, टॉन्सिल पार्टिसिपेट करती है। लेकिन आपको समझना क्या है, जो मेन है वो क्या है, जो नीट में, नीट नहीं ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा जाएगा, माल्ट। व्हाट इज माल्ट? माल्ट किसे कहते हैं? तो फुल फॉर्म है म्यूकोसा, यानी म्यूकस, म्यूकोसल, म्यूकोसल लेयर जो आपको पता है ना, लेयर पता है कि नहीं? 4 लेयर, सिरोसा, मस्कुलस, म्यूकोसा, म्यूकोसा, म्यूकोसल एसोसिएटेड, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी ऐसे लिम्फोइड टिश्यू जो म्यूकोसल लेयर से एसोसिएट है, यानी म्यूकोसल लेयर लिम्फोइड टिश्यू बनाती है। कहने का मतलब ये है, अब आपसे कभी सवाल भी पूछ लिया जाए कि बताओ सिरोसा, मस्कुलस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा में कौन जो है वो इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट करती है, कौन सी लेयर? तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सी लेयर है, म्यूकोसा लेयर होगी। क्या है, देखो भैया, ये आपके अंदर 50% है, ये टिश्यू जो है ये 50%, ये सवाल आ चुका था। ये आपके अंदर 50% होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड टिश्यू ये 50%, लिम्फोइड टिश्यू का 50% हिस्सा है, ठीक है। होता क्या है, कहां पाया जाता है? फाउंड इन लाइनिंग ऑफ, फाउंड इन लाइनिंग ऑफ, जानते कहां आ लिया? अंशुप्ता मुरनल, ये लाइनिंग ऑफ किसका किसका? गुरु, गुरु, अर्ज कहो या गुरु कहो। गुरु का मतलब जीआईटी की जो लाइनिंग है, आर का मतलब रिस्पायरेटरी की जो लाइनिंग है। यहां मैं कुछ और भी पढ़ा चुका हूं, तुम्हें पता है अच्छे से। म्यूकोसल रिस्पायरेटरी जो है, और यूरिनोजेनाइटल जो ट्रैक्ट है, यूरिनोजेनाइटल, इन सब में जो लाइनिंग पाई जाती है, वहां पर लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि हमारे पूरे बॉडी में जितने भी लिम्फोइड टिश्यू हैं उनमें उनका ये 50%, सिर्फ ये 3 जगहों पर, कौन सा? जीआईटी, रिस्पायरेटरी, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये 3 लोग मिलकर 50% का योगदान रोल प्ले करते हैं। एक काम करते हैं, यहां पर नोट में लिख देता हूं, ये बात यहां पर पूछी गई है, आपके किसी एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूं, याद आ रहा है, लिख लो, सुन लो। अगर मान लो कि किसी बंदे को बी ने डंक कर दिया, बी ने, बी स्टंग, बी ने स्टंग कर दिया है द पर्सन, एक मधुमक्खी ने डंक मार दिया है किसी पर्सन को, और आप डॉक्टर हो,
यहाँ पे सवाल आया था तभी बस लिख रहा हूं। अगर आपने उसे मान लीजिए पेनिसिलिन का इंजेक्शन, पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक दे दी, पेनिसिलिन की इंजेक्शन या पेनिसिलिन इज गिवन, अब चाहे ओरल दो चाहे इंजेक्शन करके दोगे, पता है वो बंदा मर जाएगा, पर्सन में डाई। ये सवाल याद रखना, इम्यून सिस्टम से ही जुड़ा है, पर्सन में डाई, वो पर्सन मर जाएगा बेटा, वो शख्स मर जाएगा अगर आपने उसे पेनिसिलिन दे दी, एंटीबायोटिक दे दी। क्यों? कोई पूछे क्यों? ड्यू टू एनाफाइलैक्टिक या एनाफाइलैक्टिक को एनाफाइलैक्टिक शॉक, मतलब आपका इम्यून सिस्टम इतना खतरनाक काम करने लगेगा कि आपके अंदर एलर्जिक रिएक्शन होने लगेगी, वो भी ऐसी भयानक एलर्जिक रिएक्शन कि आपको सांस लेने तक में दिक्कत होने लगती है। मतलब स्किन में रैशेस तो आएंगे ही, है ना, हिस्टामिन का सबका लेवल बढ़ जाएगा, इसिनोफिल सबका लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन सांस वाली बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, बहुत ज्यादा चोकिंग। एनाफाइलैक्टिक शॉक का मतलब वही कि भयानक एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। कब? जब एक पेशेंट को आप उसको मधुमक्खी ने या काट रखा था, आपने उसको पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक दी, सवाल आया था, सिर्फ अभी 1-2 बार आया है, एम्स वगैरह में, केरला वगैरह में सब में आ चुका था, तो इसलिए मुझे लिखवाना पड़ गया यहीं पर, तो याद रखिएगा। हाँ, एनाफाइलैक्टिक शॉक जब सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, लिख दो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ऐसा एलर्जिक रिएक्शन जिसमें ब्लड वेसल रप्चर करना शुरू कर दे, डायलेट हो के रप्चर होना शुरू हो जाए, है ना, उसमें, ठीक है, तो उसमें सब दिक्कत होने लगती है बेटा। तो ये याद रखिएगा, ये लाइन, ये पेज भी याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 20 टन वाला याद रखा, एनाफाइलैक्टिक शॉक का मतलब होता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, वो किसी चीज से भी हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा एंटीजन और एंटीबॉडी का खेल क्या है, वो समझना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। अरे ये पेज पे ही आ गया है क्या? मिट नहीं रहा, ये नहीं हो रहा यार, मिट नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, सुनो बेटा, सब कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, आज एंटीजन और एंटीबॉडी को खेल समझेंगे। एंटीजन किसे कहते हैं? एंटीजन, सुनो, एंटी का मतलब हो यहां पर है एंटीबॉडी, यहां पर एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, और जेन का मतलब होता है जनरेशन, जनरेशन, यानी ऐसी चीजें, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी केमिकल, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे फॉरेन बॉडी, कुछ भी, ये फॉरेन बॉडी भी हो सकती है, ये सब्सटेंसेस भी कोई हो सकते हैं, हमारे अपने भी हो सकते हैं, कोई केमिकल हो सकता है। मतलब क्या हुआ? ये कुछ भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये फैट भी हो सकते हैं, ये टॉक्सॉइड भी हो सकते हैं, कुछ भी जो कि, मैंने कहा कुछ भी जो कि स्टिमुलेट कर दे क्या? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, खत्म बात, उन्हें हम एंटीजन कहते हैं। और जो नहीं करेगा उन्हें एंटीबॉडी नहीं करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, उन्हें हम कहते हैं एंटीजन। दूसरी बात, ये जो एबिलिटी है एंटीजन की, जो एबिलिटी है एंटीबॉडी प्रोडक्शन की, क्या बोला मैंने? एबिलिटी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस, सुनो ना, क्या 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 एंटीबॉडी, उसे बोलते हैं एंटीजेंसिटी, एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी सॉरी, यानी एंटीजन की वो प्रॉपर्टी या वो खासियत, वो कुव्वत, वो क्षमता जिससे कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी, ठीक है।
लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे, आ लिए सारे बच्चे सुनो, मैंने कहा कि एंटीजन कुछ भी हो सकते हैं, एंटीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए एंटीजन ऐसे दे दें कि एंटीजन आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तब क्या लगाओगे? नन ऑफ द अबव। तब क्या लगाओगे आप? लिखवाऊंगा नहीं है। प्रोटीन, वेरी गुड। अगर ये पूछ ले कि ऑप्शन दे के पूछ ले कि अलग अलग क्या है, तब प्रोटीन, वरना है सभी। मोस्टली वो प्रोटीन होते हैं बेटा, मोस्टली एंटीजन भी प्रोटीन ही होते हैं। अब समझना क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी का जो खेल है वो समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब एंटीजन और एंटीबॉडी का खेल क्या है, सुनो। एंटीजन होने के लिए प्रॉपर्टी क्या है, एंटीजन की खासियत क्या है, एंटीजन की प्रॉपर्टीज। मतलब आप किसे कहोगे सर हम खाना भी तो खाते हैं, तो वो एंटीजन की तरह। चलो हम खाने के वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी क्यों नहीं बनती सर? चलो उसी खाने के साथ सर हम वो खा लेते हैं, जहर खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी खाने के ऊपर कुछ नहीं करेगी, वो जो जहर साथ में खाए खाने के, उस पर उससे एक्शन हो जाता है, उस पर उसे दिक्कत होने लगती है। चलो आ देखते हैं क्या है। तो एंटीजन क्यों है, एंटीजन की प्रॉपर्टी क्या है, तो सुनो पहला पॉइंट। एंटीजन वो होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होना चाहिए, हाई मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए सर। सर कितना कहना, मोर देन, ये मोर देन का साइन है, 10,000 डेल्टॉन। मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा। बायोमॉलिक्यूल्स आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, उसमें आपको पढ़ा होना चाहिए। और सर उनके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इम्यूनोजेनिसिटी मतलब वो इंड्यूस करवा सके, सिर्फ भारीपन से नहीं होना चाहिए, इंड्यूस इम्यून रिएक्शन, आपके अंदर इम्यून रिएक्शन। और जो खाना होता है ना बेटा, जो ये विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये वाले जो होते हैं, जो नॉर्मल हम लेते हैं, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। भारी तो हो सकते हैं बेटा, 10,000 डेल्टॉन से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मैक्रोमोलेक्यूल होते हैं। और सर उनके अंदर रिएक्टिविटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रिएक्टिविटी मतलब एंटीबॉडी से रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रिएक्ट विद, इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रिएक्ट विद एंटीबॉडी। सर एंटीबॉडी से रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी, तभी उसे आप क्या कहोगे, एंटीजन। और हमारी बॉडी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, अनरिलेटेड, अनरिलेटेड टू बॉडी, हमारी बॉडी से अनरिलेटेड होना चाहिए, हमारी बॉडी से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं, अलग होना चाहिए, तब उसे आप एंटीजन कह सकते हो। ये खासियत है एंटीजन की। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने आपको बताया है थोड़ा सा। नहीं, तीनों जरूरी नहीं है, कोई एक होना चाहिए। तीनों अगर मस्ट ले होगा तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब कोई एक का मतलब ये फॉलो होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट तो हाई होना ही चाहिए। इम्यूनोजेनिसिटी, अब मान लीजिए कि तुम कहोगे सर मॉलिक्यूलर वेट तो प्रोटीन का भी होता है जो नॉर्मल खाते हैं, लेकिन उसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट तो हाई होता है प्रोटीन का, लेकिन उसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है, रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये तो गायब हो गई ना फिर। तो जरूरी थोड़ी कि सभी हो, लेकिन मोस्टली अगर जो फॉलो कर रहा है और जो सभी फॉलो कर ले तो भयानक हो गया एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन, सॉरी एंटीजन वो ज्यादा हो गया खतरनाक। तो भैया एंटीजन की प्रॉपर्टी ये सुना गई हमको, इतनी प्रॉपर्टी हमको सुना रही है सर, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, सुनो गौर से। हाँ सर मान लो कि ये एंटीजन है, तो इसमें कुछ सिलेक्टेड जगह पर बेटा, ये जैसे जहां जहां रेड कर रहा है ना, मान लीजिए ये जो सिलेक्टेड जगह है, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स मतलब साधारण भाषा में एपिटोप, सुनना काले से। ये क्या था, ये एंटीजन है मान, ये जो यहां लेबलिंग करी है उसे हम बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स या एपिटोप्स। क्या होता है एपिटोप, सुनो। एपिटोप्स वो साइट होती है, एपिटोप्स एंटीजन में साइट होती है, वो जगह होती है जहां पर, वो साइट होती है, वो जगह होती है, साइट्स दैट
रिकॉग्नाइज्ड बाई, पहचान लिया जाता है, रिकॉग्नाइज्ड बाई, रिकॉग्नाइज्ड या अटैच्ड बाई, अटैच्ड बाई किसके द्वारा, कौन अटैच होगा, एंटीबॉडी। यानी एंटीजन में वो जगह, याद रखना पूरा पूरा एंटीजन, पूरे पूरे एंटीजन से आपको एंटीबॉडी का मतलब नहीं, हमारी बॉडी से नहीं पहचानती है। तो एंटीजन की वो जगह जिसे एंटीबॉडी पहचानती हो, या जहां पर एंटीबॉडी जाके चिपकेगा ताकि उसका काम तमाम कर सके एंटीजन का, उस जगह को बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स या एपिटोप्स। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब सुनना, अच्छा बता, ठीक है चलो अभी रहने देते हैं। सर एंटीजन दो तरह का होता है, सुनना कायदे से आलिया, नौसीन और सारे बच्चे सुन लो कायदे से, एंटीजन दो तरह का होता है बेटा, ठीक है। एंटीजन दो तरह का होता है, कौन कौन से, एक होता है कंप्लीट एंटीजन, कंप्लीट एंटीजन, और दूसरे को बोलते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन, इनकम्प्लीट एंटीजन। इनकम्प्लीट एंटीजन का दूसरा नाम है हैप्टेन, हैप्टेन करके बहुत पूछा गया, हैप्टेन। इनकम्प्लीट एंटीजन का दूसरा नाम है हैप्टेन बेटा। कंप्लीट एंटीजन किसे कहते हैं, जो कि इंड्यूस कर दे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, सुनना कायदे से, मतलब वो एंटीजन जिसको देखते ही, जिसको जो इसके टच में आता ही एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टिमुलेट करना शुरू करते हैं। यानी सेल के, अरे भाई टी लिम्फोसाइट ने पहचान लिया, टी लिम्फोसाइट ने बी लिम्फोसाइट को आगे दे दी तुरंत, भैया एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लो। तो मतलब वो एंटीजन जो स्टिमुलेट कर दे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन तुरंत के तुरंत, ठीक है, तुरंत के तुरंत, तो उसे हम बोलते हैं क्या, कंप्लीट एंटीजन। बस नॉर्मल जो हमारे बॉडी के अंदर कंप्लीट एंटीजन ही होते हैं। इनकम्प्लीट जो कि इनकैपेबल होते हैं, इनकैपेबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन, जो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को इंड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, ये करते क्या है तो इनकम्प्लीट एंटीजन, लेकिन ये अटैच होकर, अटैच्ड विद मॉलिक्यूल्स, किसी मॉलिक्यूल से अटैच होकर बिकम कंप्लीट एंटीजन, बिकम कंप्लीट एंटीजन। मतलब क्या हुआ, समझना क्या है इसमें, देखो उसमें समझना क्या था, ये असल में ना कंप्लीट एंटीजन का मतलब ये हुआ, ये असल में बेटा कैरियर है, ये असल में बेटा कैरियर है, मन नहीं समझे। इनकम्प्लीट एंटीजन करते क्या है कि मान लीजिए ये खुद तो एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स आ गया है जो नुकसान पैदा करने वाले होते हैं, जिसको हमारी बॉडी पहचान नहीं पाती है, तो ये जाते हैं उसके साथ अटैच हो जाते हैं, ये इनकम्प्लीट एंटीजन उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद फिर इस पर मैक्रोफेजेस काम करने लगते हैं। यानी अटैच जब हो जाएंगे तब इसको हमारी बॉडी पहचान जाएगी कि ये मॉलिक्यूल जो है ये खतरनाक है। क्या समझे, इनकम्प्लीट एंटीजन हैप्पीनेस नॉर्मल पड़े रहते हैं, ये कोई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स, कोई सी बॉडी आती है उसके साथ, जिसे लगता है कि हाँ भाई एंटीजन, ये एंटीजन हो सकता है, उसके साथ ये अटैच होकर एंटीजन की तरह काम करने लगते हैं। मतलब उसको उसको लेकर आएंगे मैक्रोफेजेस के पास, मैक्रोफेजेस पर अटैक करेगा। तो ये लाने का काम करते हैं जिनको बॉडी नहीं पहचान सकती है या फिर जिनको दिक्कत होती है। और वो कंप्लीट एंटीजन वो एंटीजन होते हैं जो हमारी बॉडी में आता ही काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो फिर मैं वही कह रहा हूं कि ऐसे एंटीजन जो हमारी बॉडी के अंदर आए, हमारा सुना, फिर क्या होता है, हमारा मैक्रोफेज उसको पहचानता है, पहचानने के बाद फिर उसको हमारे वो लेकर आता है हमारी बॉडी के पास, मतलब बॉडी के मतलब कि हमारे टी लिम्फोसाइट के पास, टी लिम्फोसाइट को पहचानता है, पहचानने के बाद कहता है हाँ ठीक है, ये है दिक्कत वाली बात, ये है एंटीजन, तब उस पर काम करते हैं। नॉर्मली कुछ नहीं करता ये एंटीजन, नॉर्मली एंटीजन कुछ नहीं करता है, नॉर्मली एंटीजन कुछ नहीं करता है। तो सुनो, तो ये आप याद रखिएगा
सारे पॉइंट आज के लेक्चर को यही करते हैं, एंटीबॉडी पढ़कर खत्म कर लेंगे बेटा। गुड नाइट, शब बखैर।